नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो ये आपका ये लास्ट चैप्टर है। इसी के साथ आपकी जनरल साइंस खत्म हो जाएगी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की। मैं बायोलॉजी कंप्लीट कर चुका हूँ, फिजिक्स भी कंप्लीट कर चुका हूँ और रसायन विज्ञान का ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, जो आपका डेली लाइफ केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं 10 के आसपास। तो पहला क्वेश्चन लिखा विच केमिकल इज यूज टू गिव द ग्रीन कलर टू द फायर क्रैकर्स। तो ये ग्रीन कलर जो आता है ये आता है आपका बेरियम क्लोराइड के थ्रू। ये आपने याद कर लेना है, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि बेरियम क्लोराइड इज रेफर टू एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, BaCl2। इट इज मेड ऑफ द बेरियम कैटाइंस एंड द क्लोराइड एनाइंस। इट इज वाइट टॉक्सिक एंड द इम्पार्ट्स येलो ग्रीन colorations टू द फ्लेम। द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन द मिथेनॉल। याद रखना ये मिथेनॉल में क्या हो जाता है आपका, सॉल्युबल है, जबकि इनसॉल्युबल है इथेनॉल और एथिल एसीटेट में। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन इन अ कास्टिक क्लोरीन प्लांट। सिंस द कंपाउंड is toxic in the nature, its toxicity limits its applications. The BaCl2 crystallize in two forms, namely the cubic fluorite and the orthohombic cutinite. The compound is also called the barium murate और बेरियम डाइक्लोराइड। अच्छा, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, तो हार्डनिंग ऑफ द स्टील, स्टील को हार्डनेस देने के लिए भी आपका बेरियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, ऑयल रिफाइनरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और रबड़ मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड एज द कूलेंट एजेंट इन द एयर कंडीशनर। तो पहले यूज होता था फ्रियॉन्स का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है इसे, अब नहीं होता। अब मेनली आपका अमोनिया यूज की जाती है एयर कंडीशनर्स में। ठीक है, तो लिखा फ्रियॉन इज वन ऑफ द सेवरल सिंपल फ्लोरिनेटेड aliphatic organic compound that are used in the commerce and the industry. It in addition to the fluorine and carbon, freons often contains the hydrogen, chlorine और bromine। याद रखना इसमें आपके तीनों होते हैं। जो आपका फ्रियॉन्स होता है उसमें क्या होता है कि आपके देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपका हाइड्रोजन भी होता है, आपका क्लोरीन भी होता है, आपका ब्रोमीन भी होता है। तो लिखा फ्रियॉन्स आर टाइप्स ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक टाइप की क्या आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये भी होता है इसमें, मतलब हाइड्रोजन कंटेंट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और ब्रोमीन भी देखने को मिलता है। एंड related compound, the name freon is trademark registered by the EI DuPont D numerous and the company. The freons are colorless, odorless and non-flammable, non-corrosive gases or liquid of low toxicity that were introduced as refrigerant in the 1930s। 1930 में इसका शुरुआत हो गई। ये आपका कैसा है, रंगहीन भी है, आपका गंधहीन भी है, और आपकी क्या है, बोल सकते हैं प्रतिक्रियाशील नहीं है, नॉन इन्फ्लेमेबल है। ये आपने याद रखना, नॉन फ्लेमेबल है, ये आप याद कर सकते हैं। नॉन फ्लेमेबल का मतलब होता है कि आपका ज्वलनशील नहीं है। दे ऑल्सो प्रूव्ड यूजफुल एज द प्रोपेलेंट फॉर द एरोसॉल एंड इज द न्यूमरस टेक्निकल एप्लीकेशंस। देयर लो बॉइलिंग पॉइंट, लो सरफेस टेंशन एंड द लो विस्कोसिटी मेक्स देम स्पेशली यूजिंग द रेफ्रिजरेंट्स। तो उसमें यूज होता है क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट है, लो सरफेस टेंशन है, लो विस्कोसिटी है। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल इनर्ट कंपाउंड्स। द फ्रियॉन्स नाइदर प्रेजेंट अ फायर हैजार्ड nor give off a detectable odor in their circulation through the refrigerating and the air conditioning system। पर दिक्कत वो तो कहाँ पे हो जाती है, दिक्कत हो जाती है आपका जो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है फ्रियॉन्स में, इसमें क्लोरीन कंटेंट होता है ना, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ओजोन को आपका तोड़ देता है। उससे एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकाल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को छोड़ देता है, जिससे ओजोन आपका ऑक्सीजन में बदल जाती है। तो वो खतरनाक है, जिससे क्या होता है कि ओजोन में आपका डिप्लीशन देखने मिलता है, ओजोन होल जैसे आपको कारक देखने मिलते हैं। और ओजोन का जो क्या होती है लेयर होती है, उसे किस में नापा जाता है, डॉप्सन यूनिट में। चलो उसके बाद आगे कर लेंगे, बाकी बात करते हैं पहले मीथेन की। तो मीथेन कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, और ये नेचर में एबिडेंट फॉर्म में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, एंड हैज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। मीथेन इज अ सिंपलेस्ट, जो आपका पैडी फील्ड होता है वहाँ से भी कौन सी गैस निकलती है आपकी, मीथेन ही निकलती है, जो बुलबुले टाइप के निकलते हैं। मीथेन इज अ सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द पैराफिन सीरीज। पैराफिन बोला जाता है कि इसको एल्केन ग्रुप को, जहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला देखने मिलता है, CnH2n+2 हाइड्रोकार्बन्स, एंड इज एमंग द मोस्ट पोटेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। और ये ग्रीन हाउस गैस भी आपकी मीथेन, ये भी आपने याद रखना है। Its chemical formula is CH4। Methane is lighter than air, having a specific gravity of the 0.554। It is only slightly soluble in the water। थोड़ा बहुत आपका क्या होता है पानी में आपकी क्या soluble है। It burn rapidly in the air। आपकी एयर में ये जलती है, forming the carbon dioxide and the water vapor। The flame is pale, slightly luminous and very hot। The boiling point कितना है, तो मीथेन का तो -162 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में -259.6 है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो -182.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में -296.5 फ़ारेनहाइट है।
मीथेन इज जनरली वेरी स्टेबल बट मिक्सचर ऑफ द मीथेन एंड एयर। याद रखना मीथेन नॉर्मली क्या होती है, जनरल कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, पर याद रखना जैसे एयर में ये मिक्स की जाती है, ये क्या कर देता है अपना मीथेन कंटेंट जो होता है अगर 5% से 14% तक ये वॉल्यूम में आता है तो एक्सप्लोसिव के तौर पे काम करने लग जाता है। ब्यूटेन की अगर बात करें, आप जानते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों एलपीजी में पड़ते हैं, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और वहाँ पे क्या डाला जाता है आपका, मैंने बताया था कि जो एलपीजी होता है तो क्योंकि ये ऑर्डरलेस होती है तो लीकेज के टाइम पर पता लगाने के लिए उस पर एक और सब्सटेंस डाला जाता है जो होता है आपको कौन सा, इथाइल मरकैप्टन। तो लिखा हुआ गैसेस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ द पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन। द केमिकल फॉर्मूला इज C4H10। पैराफिनिक मतलब वही है आपका कौन सा, एल्किन ग्रुप में आता है, CnH2n+2 में, मतलब इसी में। The compound is which the carbon atoms are linked in a straight chain is denoted normal butane or the N-butane. The branch chain form is isobutane. Both compound occurs in natural gases and is in crude oil and are formed in the large quantities in the refining of the petroleum to produce the gasolines. Commercially, N-butane can be added to the gasoline to increase its volatility. ठीक है, volatility. Transform the isobutane in a refinery process known as the isomerization. याद रखना जब क्या किया जाता है आपका आइसोब्यूटेन को क्या किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है, तो उस प्रोसेस को आइसोमराइजेशन बोला जाता है। इट कैन बी रिएक्टेड विद द सर्टेन अदर हाइड्रोकार्बन सच एज द ब्यूटिलिन टू फॉर्म द वैल्यूएबल हाई ऑक्टेन कांस्टेंट ऑफ द गैसोलीन। क्लोरोफॉर्म की बात कर लेते हैं। CaCl3 फॉर्मूला होता है इसका। ट्राइक्लोरोमीथेन नॉन फ्लेमेबल होती है, क्लियर कलरलेस होती है, लिक्विड दैट इज डेंसर देन द वाटर। आपकी क्या होती है, घनत्व जो होता है वाटर से ज़्यादा होता है, और इसका जो होता है ये ईथर लाइक इसका ऑर्डर देखने को मिलता है, मतलब इसका जो गंध होती है ईथर जैसी होती है। आपने पिक्चरों में देखा होगा जो क्या होता है बेहोश करने के लिए सुखाया जाता है क्लोरोफॉर्म, एनेस्थीसिया के तौर पे भी क्लोरोफॉर्म को दिया जाता है। तो इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन द 1831 बाय द स्कॉटिश फिजिशियन सर जेम्स सिम्पसन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द एडिनबर्ग वॉज द फर्स्ट टू यूज इट एज एन एनेस्थेटिक। अब देखो एनेस्थेटिक इन द 1847। तो एनेस्थीसिया के तौर पे, जैसा आपने देखा होगा एनेस्थीसिया का क्या दिया जाता है, आपका डोज दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है जब आपका क्या होता है ऑपरेशन वगैरह चल रहा होता है। उसी तरीके से क्लोरोफॉर्म को भी एज अ एनेस्थेटिक दिया गया है और आज भी दिया जाता है। क्लोरोफॉर्म हैज़ अ रिलेटिवली नैरो मार्जिन ऑफ द सेफ्टी। याद रखना बस थोड़ा सा दिक्कत इसमें क्या होती है कि इसमें क्या है कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाता है। एनेस्थीसिया तो हो तो वो तो एनेस्थीसिया भी होता है, आप कोई सा भी इंजेक्शन दे दे, एंड हैज़ बीन रिप्लेस बाय द बेटर इनहेलेशन एनेस्थेटिक। इन एडिशन इट इज़ बिलीव टू डू टॉक्सिक टू द लीवर एंड द किडनीज। ये याद रखना किसके लिए, आपका जहरीला होता है, लीवर और किडनी के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, लीवर कैंसर जैसे सिम्टम्स भी इसमें उभर के आ सकते हैं। Chloroform was only widely used as the solvent, but safety and the environment concern have the reduced this use as well. तो क्या हो गया, सेफ्टी और environment concern के हिसाब से इसका इस्तेमाल कम कर दिया गया। Chloroform is prepared by the chlorination of the methane. The major use of the chloroform is in the preparation of the chlorofluoromethane HCFC22. HCFC contribute to the depletion of the ozone layer. Chloroform is formed by the reaction of the chlorine with organic substances present in the water and thus can occur in the drinking water that has been क्लोरिनेटेड। तो यहाँ पे देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड एक साइन हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जगह है आपके कहाँ, कनाडा में, 1987 में आपका साइन हुआ था, जिसमें यह था कि आपकी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी उसकी मात्रा को कम किया जाए, क्योंकि लगभग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा 1.6 बिलियन, यहाँ देखो 1.6 बिलियन एयर कंडीशनर यूनिट विल बी इंस्टॉल्ड वर्ल्ड वाइड इन बाय द 2050। 2050 तक लगभग 1.6 बिलियन। आप जानते हैं 1.6 बिलियन कितना होता है, 160 करोड़ आपके एयर कंडीशनर लग जाएंगे, और वो निकालते हैं क्या, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निकालते हैं, तो मेकिंग द प्रॉब्लम इवन वर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ HFC आर पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज, दे आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन एंड द एयर कंडीशनर्स एज दे रिप्लेस ओजोन डिप्लीटेड सब्सटेंस बीइंग फेस्ड आउट बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना एक सक्सेसफुल है। हाल फिलहाल में न्यूज़ आई थी पिछले साल की, जो आपका क्या था अंटार्कटिका के ऊपर क्या हुआ था कि 1986 में आपका अंटार्कटिका के ऊपर बिल्कुल साउथ पोल की तरफ जब आप जाएंगे, साउथ पोल की तरफ, तो अंटार्कटिका के ऊपर क्या हो गया था, एक आपको होल देखने को मिल गया था। अब वो होल नहीं होता, वहाँ पे डिप्लीट हो जाती, पतली हो जाती लेयर, और जो आपकी क्या होती ओजोन लेयर होती, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3 होता है। तो इसके लिए डॉप्सन यूनिट रखी जाती है। डॉप्सन यूनिट से क्या होता है आपका चेक किया जाता है उसकी मोटाई को O3 की, तो डॉप्सन यूनिट। अच्छा, दूसरी बात है होल हो गया था तो क्या था, उसके बाद में कई सारे प्रिक्योरमेंट्स या प्रिकॉशंस लिए गए थे, और उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बोल सकते हैं जो आपका क्या था यूज़ था उसे कम किया गया रेफ्रिजरेटर्स में, क्योंकि वो आपकी क्या निकालती थी, CFC निकालती थी। अब अमोनिया का यूज़ किया जाता मेनली। तो आपका पिछले साल देखा गया कि जो होल था वो क्या हो गया, भर गया,
वहाँ पे थिकनेस आ गई है किसके अंदर, आपका ओजोन लेयर। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट माना जाता है। यहाँ पे लिखा कूलिंग विद द HFC नॉट सो कूल एनीमोर। अच्छा आगे लिखा एन एम्बिशियस एग्रीमेंट टू द रिड्यूस द HFC यूज विया द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैन बी अवॉइड द 100 बिलियन टन्स ऑफ द CO2 by the 2050 and up to the 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग बाय द 2100। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ओजोन जो होती है मेनली आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, 90% ऑफ ओजोन यहीं पर होती है आपकी, और 10% जो आपकी ओजोन होती है वो होती है आपकी कहाँ पर, ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में जो पाई जाती है वो बैड ओजोन होती है, ये आपका एक तरीके का आपका ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, पर जो अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है वो होती है ट्रोपोस्फीयर की, ठीक है ना। जो आपका जो सन होता है उसकी यूवी रेस को क्या करता है, रोकता है, और यूवी रेस से आप जानते हैं स्किन कैंसर जैसे रोग देखने को आपको मिलते हैं। दूसरी बात होता, अब दिक्कत क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिक्कत क्या करता है, दिक्कत ये करता है कि ये क्या कर देता है आपका, जो आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, देख लीजिए क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जब ये मेल करता है, कौन सा ऑक्सीजन आइटम के साथ, तो ये क्लोरीन को बाहर निकालता है और साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। वहीं अगर ओजोन की बात करेंगे ना, ओजोन की, तो ओजोन के साथ जो क्लोरीन मिक्सअप करता है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपका ये क्या कर देता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाहर खींच देता है और बना देता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। याद रखना क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही ओजोन के साथ आपका Cl क्या करता है, रिएक्ट करता है ना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रियॉन्स है वो ओजोन को क्या कर देगा, तोड़ देगा, उसके मॉलिक्यूल्स को एक एटम को बाहर निकालेगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड निकाल देगा, और बाकी बचेगा आपका क्या, O2, ऑक्सीजन बच जाएगी। इससे क्या होती है कि आपका जो ओजोन होती है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं आपका ओजोन डिस्ट्रक्शन। तो याद रखना क्लोरीन या आपका जो क्या फ्रियॉन्स है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्यों खतरनाक होती है या क्यों उसका इस्तेमाल जो था वो कम किया गया, तो उसका इस्तेमाल इसलिए कम किया गया क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन है। क्लोरीन क्या कर सकता है, आपका ओजोन को, ओजोन आइटम और ओजोन मॉलिक्यूल्स में तोड़ सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड को। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा वियना जैसे बोलते हैं वियना कॉन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये आपका था, देखो लिखा हुआ है द वियना कॉन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर वाज साइंड इन द 22 मार्च 1985। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वाज साइंड इन द 16 सितंबर 1987। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो आपका ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड था, ओजोन लेयर को बचाने के लिए था, 1987 में साइन हुआ था। The Montreal Protocol is the most successful multi-environment agreement. The protocol has the universal ratification. अच्छा इंडिया की बात करें तो लिखा हुआ है 19 जून 1990 इंडिया बिकेम द पार्टी ऑफ द वियना कॉन्वेंशन। 17 सितंबर 1992 इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड रेटिफाई द लंदन अमेंडमेंट। उस समय हुआ था आपका, ठीक है। आपके लगातार क्या होते हैं जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से 1992 जब आपका लंदन अमेंडमेंट हुआ था तब हमने क्या कर दिया था, इस पर साइन कर दिया था, इसका पार्टी बन गया था। 3 मार्च 2003 इंडिया रेटिफाइड द कोपेनहेगन अमेंडमेंट। इसके बाद मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 1997 और फिर बीजिंग अमेंडमेंट को क्या कर दिया था, रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई कौन करती है, आपकी पार्लियामेंट करती है। नवंबर 1993 इंडियाज कंट्रीज प्रोग्राम वाज प्रिपेयर्ड। जनवरी 2000 इंडियाज कंट्री प्रोग्राम वाज अपडेटेड। चलो आगे चलते हैं। और दूसरा आता आपका कौन सा, तो वो आता आपका ग्रीन हाउस गैसेस रिलेटेड, वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल 2005 का। इसमें जो आपकी मेन जो 6 गैसेस ली जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, वो है मीथेन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। चलिए आगे चलते हैं। फ्रूट रिपनिंग हार्मोन इज, फ्रूट रिपनिंग हार्मोन होता है आपका कौन सा, इथाइलिन, जो दोनों तरीके से काम करता है। ये आपका ग्रोथ बोल सकते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी है और इनहिबिटर भी है, मतलब दोनों तरीके से काम करता है। ऑक्सीजन जो होता है ये आपका ग्रोथ हार्मोन है, ये भी आपका ग्रोथ हार्मोन है। ये मैं पढ़ा चुका आपको किस में, बायोलॉजी में, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। और देख लीजिए कि अगर कोई चीज़ सड़ती है तो उसमें कंफ्यूज मत कर देना। इथाइलिन पकाने के काम आता है, सड़ाने के लिए कौन से होते हैं, आपके ऑक्साइड्स होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका अगर मॉइस्चर आ जाता है, क्या आता है, मॉइस्चर, तो मॉइस्चर क्या कर देगा, जैसे टमाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका बढ़ने लग जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन ऑल्सो नोन एज अ फ्रूट रिपनिंग हार्मोन इज अ गैस। इथाइलिन किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में। थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल एवरी फ्रूट प्रोड्यूसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ द इथाइलिन। ठीक है, सारे जितने फ्रूट्स होते हैं आपके, और ये किस फॉर्म में आते हैं, तो याद रखना फ्रूट बेयरिंग जो आपके ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, आपका एंजियोस्पर्म बोला जाता है, ठीक है ना, जिसमें आपके क्या कोटेड सीड देखने को मिलती है। When fruits begin to ripen, however, the ethylene level rise dramatically. Fruits can be divided into the two classes based on the how they react to the ethylene during the maturation. The climate
रिक फ्रूट्स आर द फर्स्ट कैटेगरी विद द रिपनिंग फॉलोड बाय द इथाइलिन एक्सप्लोजन. द नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स आर दोज हुज इथाइलिन प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज एज दी फ्रूट रिपन्स. अच्छा देखो ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, स्टेम को एलोंगेशन करने में, मतलब बढ़ाने में आपको मदद करता है. इनकरेज द स्टेम एलोंगेशन विद द इनहिबिटिंग द लेटरल बर्ड डेवलपमेंट, मेंटेन्स द एपिकल डोमिनेंस. द स्टेम बर्ड्स एंड द रूट्स टिप्स ऑल कंटेन देम. अच्छा काइटिन आता है आपका, या काइनेटिन बोल सकते हैं, तो ये आपका साइटोकाइन ही है. तो साइटोकाइन आर द सब्सटेंस दैट हेल्प द प्लांट ग्रोथ. काइनेटिन इज द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स. तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ. देखो यहाँ पे इस फोटो में देख लीजिए, ये शुरुआत के तो जो 3 है ये आपके ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट को बढ़ने में मदद करते हैं. जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया और आपका साइटोकाइनिन हो गया. जबकि लास्ट के जो 2 हैं वो आपके पास हैं ग्रोथ इनहिबिटर है, रोकने में मदद करता है. पर याद रखना इथाइलिन दोनों तरीके से काम करता है, ग्रोथ हार्मोन भी है और आपका इनहिबिटर भी. कैसे याद करना, देखो जिब्रेलिन आता है आपका बढ़ाने में मदद करता है. जब आपकी सीड फॉर्मेशन होता है ना, बीज से जब अंकुरित होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो आपका होता है जर्मिनेशन प्रोसेस में जो यूज होता है वो होता है आपका जिब्रेलिन. इसके अलावा कि मैच्योरिटी लेवल जो पेड़ में आती है वो किसके थ्रू आती है, जिब्रेलिन के थ्रू आती है. उसमें फ्लावरिंग लग रही है या फ्रूट्स लग रहे हैं, वो उसमें काम कौन करता है, जिब्रेलिन काम करता है. ठीक है. अच्छा अब्सिशन का तो देख लेंगे आगे. अच्छा तो जिब्रेलिन भाई आपका जर्मिनेशन, जब तक क्या होता है, जब तक उसमें फ्रूट लग रहे होते हैं तब तक जिब्रेलिन काम करेगा. ठीक है. ऑक्सीजन का काम होता है स्टार्ट जब आपका ग्रोथ होता है, जब आपकी क्या होती है ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग के लिए काम आता है, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए काम आता है. ठीक है. साइटोकाइनिन की अगर बात करें ये भी सेम ही है, ये भी आपका मैच्योरिटी फेज में काम करता है, और खासकर जब आपका फ्रूट या फिर जब आपका डेवलप होता है क्या फ्लावर, तब आपका साइटोकाइनिन काम करते हैं. अब बात करते हैं इथाइलिन की. इथाइलिन मेन क्या करता है कि यहाँ से तो प्रॉपर्टी ले लेता है, जैसे फ्लावरिंग को बोल सकते हैं, जो फ्लावरिंग प्रॉपर्टी उसको बेहतर करेगा, फ्रूट्स को क्या करेगा, पकाने में मदद करेगा. तो 2 तो वो ले लेता है कि वो प्रमोट कर रहा है क्या बोलते हैं आपके ट्रीज को. पर एक चीज़ है जब अब्सिशन होती है, जब उसमें क्या होता है झड़ने लग जाते हैं पत्तियां वगैरह, तो इथाइलिन वहाँ पे भी काम करता है. इसलिए वो क्या होता है इनहिबिटर की तरह भी काम करता है. तो 2 प्रॉपर्टी तो रखता है वो, किस तरीके की, आपका बोल सकते हैं ग्रोथ की तरह, और एक इनहिबिटर के रखता है, जिससे वो क्या करता है दोनों तरीके से बिहेव करता है. ये आपने याद रखना है. जबकि अब्सिसिक की बात करें तो सीधा आप जाओगे, देखो ना ही जर्मिनेशन, ना ही ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी, ना ही फ्लावरिंग, ना ही फ्रूट रिपनिंग. ये अब्सिशन में काम करता है. जब क्या होता है, मतलब वो क्या होता है आपका पेड़ जो होता है उससे पत्तियां वगैरह झड़ने लग जाती हैं. दूसरा काम करता है सीड को डोरमेंट करने के लिए. डोरमेंट मतलब छोटा करने के लिए, बौना करने के लिए, सीड को क्या खत्म करने के लिए इसका काम होता है आपका, किसका, अब्सिसिक एसिड को. ठीक है ना. या आपने देखा होगा जो बोल सकते हैं फ्रूट्स होते हैं, तो उनसे जब बीज गिरते हैं, बीज पत्री जो आपके होते हैं, वैसे मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ. तो जब आपका क्या होता है कि कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो क्या कर देते हैं, फल जब गिराते हैं तो, या फिर उनके फलों को कोई आपका जानवर खा लेता है, तो क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके वहीं मिट्टी में पड़े रहते हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि उसको आपका क्या करना होता है, डोरमेंट करना होता है. ये काम किसका है, अब्सिसिक एसिड का. तो ये आप याद कर लेना. यहाँ पर देख लेते हैं प्लांट हार्मोनल ग्रोथ, तो लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन, तो ये साइटोकाइनिन करता है, जिब्रेलिन करता है. कंट्रोल ऑफ द स्टेम एलोंगेशन, तो ये ऑक्सिन और जिब्रेलिन का काम है. इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग हार्मोन फ्रॉम द लीव्स. अच्छा स्टोमल क्लोजर कौन करेगा, तो स्टोमल क्लोजर मतलब जो स्टोमेटा होता है ना आपका लीव्स में, तो इनको क्लोज करने का काम किसका कौन करता है, जो आपका इनहिबिटिंग है, तो कौन सा, अब्सिसिक एसिड है. अच्छा ग्रोथ ऑफ द यंग फ्रूट्स, साइटोकाइनिन. इंडक्शन ऑफ द फ्रूट रिपनिंग, इथाइलिन. डेवलपमेंट ऑफ द अब्सिशन जोन, तो इथाइलिन इन द ऑक्सिन. नीचे की तरफ ग्रेविटोपिज्म ऑफ द रूट्स, ये कौन करता है, ऑक्सिन. चलिए आगे चलते हैं. तो बस इतना याद रखना है आप लोगों ने मेनली, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आपके ग्रोथ हार्मोन है, जबकि इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड कैसे आपके इनहिबिटर है. पर याद रखना इथाइलिन दोनों तरीके से काम करता है. नेक्स्ट चलते, इट ऑल्सो नोन एज द ब्राउन कोल ऑफ द लोएस्ट रैंक ऑफ द कोल ड्यू टू इट्स रिलेटिवली लो हीट कंटेंट. तो ये सबसे खत्म क्वालिटी का आपका क्या होता है, कोयला होता है, जिसे बोलते हैं पीट. वैसे अगर याद करना है तो इस तरीके से याद करना है, ABLP. पहले होता है आपका एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट. तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है एंथ्रेसाइट होता है, फिर आपका बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर क्या होता है आपका पीट होता है. चलिए पढ़ लेते हैं. लिखा हुआ है पीट इज ऑल्सो नोन एज द ब्राउन कोल ऑफ द लोअर रैंक ऑफ द कोल ड्यू टू द रिलेटिवली लो हीट कंटेंट. तो लिखा हुआ है एंथ्रेसाइट की अगर बात करें तो इसमें कार्बन कंटेंट लगभग 86 to 92% होता है, हीट कंटेंट जो होता है लगभग 32 to 33 होता है. बिटुमिनस कोल की बात करें 76 to 86% कार्बन कंटेंट. जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा उसको क्या धुआं कम देगा और हीट ज़्यादा लेगा. इसमें लगभग जो हीट कंटेंट होता है 23 से लेकर 33 तक होता है. सब बिटुमिनस कोल होता है, इसी कैटेगरी में आता है 70 to 76, 18 to 23. लिग्नाइट की बात है 65 to 70, 17 to 18. पीट आता है तो लेस देन आपका 60 कार्बन कंटेंट होता है.
पढ़ लेते हैं एंथ्रासाइट। इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल। मेनली कहाँ पाया जाता है? चाइना में, भारत में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, खासकर कारगिल वाले रीजन में। इट कंटेन्स अबाउट द 80 to 90% ऑफ द कार्बन। इट इज़ अ हार्ड कोल। याद रखना, हार्ड कोल कैसे बोला जाता है? एंथ्रासाइट को बोला जाता है। इन इंडिया इट इज मेनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राइस इन द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। बिटुमिनस की बात करते हैं, इट इज द मोस्ट वाइडली अवेलेबल इन द यूज्ड कोल। तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोल है। भारत में यही इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है। लिखा इट इज ऑफ द मीडियम क्वालिटी, कंटेन्स 40 to 75% ऑफ द कार्बन। इट इज अ सॉफ्ट कोल। याद रखना, इसे हार्ड कोल बोला जाता है, इसे सॉफ्ट कोल बोला जाता है। इन इंडिया मच ऑफ द कोल कम्स अंडर द दिस कैटेगरी। लिग्नाइट की बात करें, लो क्वालिटी होता है, इसे ब्राउन होता है कलर में, तो इसे ब्राउन कोल भी बोला जाता है। अब यहाँ मत बोल देना कि पीट को भी तो ब्राउन कोल बोला जा रहा है। वो लोएस्ट रैंक ऑफ द ब्राउन कोल है, ये हाईएस्ट रैंक ऑफ द ब्राउन कोल है। 30 to 40% आपका कोल होता है। पीट की अगर बात करें तो लिखा हुआ इट इज़ द मिडिल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ द कोल फॉर्मेशन। बीच वाली स्टेट में होता है। 40% से कम आपका कार्बन आपका क्या होता है? कंटेंट होता है। इम्प्योरिटीज इसमें ज़्यादा होती हैं। और ये क्या करता है आपका? द पार्ट ऑफ द वुड आर रिमार्कबली प्रेजेंट इन इट। तो जो आपका क्या होता है, क्योंकि देखो जो कोल बनता है वो किन से बनता है? आपका जितने भी आपके क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब क्या होते हैं आपके कई सालों तक बरीड रहते हैं किसमें? आपका ज़मीन के अंदर, जहाँ पे आपका क्या काम नहीं करती, आपकी सूर्य की रोशनी नहीं लगती, तब जाके बनता है। तो ये आपकी मिडिल स्टेज होती है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो पीठ, तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जब क्या होता है, जब उसे बरील कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है और प्रेशर आपका पड़ने लग जाता है, तो वो लिग्नाइट में चेंज कर देगा। उसके बाद जब हीट वगैरह फिनोमेना देखने मिलता है तो सब बिटुमिनस और फिर टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो बिटुमिनस से फिर एंथ्रासाइट में आपका बदल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, तो पीट को वैसे काउंट ही नहीं करते कि वो एक कोल है, नॉट अ कोल। तो लिखा हो पार्सली डिकेट प्लांट मैटर इन द स्वैम्प एंड द बॉक्स। लो हीट कंटेंट होता है, तो जैसे हीट प्रेशर इसमें डाला जाता है, ये ब्राउन कोल में चेंज होता है, मतलब लिग्नाइट में। ये लो हीट कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है, लिमिटेड सप्लाई इन द मोस्ट एरियाज। उसके बाद फिर से हीट और प्रेशर दिया जाता है, तो वो बिटुमिनस मतलब सॉफ्ट कोल में बदल जाता है। एक्सटेंसिवली यूज इन द फ्यूल बिकॉज ऑफ अ हाई हीट कंटेंट इन द लार्ज सप्लाईज नॉर्मली हैज़ अ हाई सल्फर कंटेंट भी होता है। फिर आपका हीट और प्रेशर दिया जाता है टाइम के साथ, तो एंथ्रासाइट बन जाता है, हार्ड कोल होता है आपका ये। हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंटेंट ऑन द लो सल्फर कंटेंट होता है, जिससे धुआं कम छोड़ता है और जलता अच्छे से। सप्लाईज आर लिमिटेड इन द मोस्ट एरियाज। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लें लिग्नाइट में देखें, तो पीट को मैं छोड़ देता हूँ। तो लिग्नाइट देखें तो कार्बन कंटेंट होता है 25 to 30, यूज मेनली एट द पावर जनरेशन प्लांट एंड फॉर द इंडस्ट्रियल एनर्जी नीड्स। जैसे क्या होता है, इसे दफना दिया जाता है, प्रेशर वगैरह काम करता है, सब बिटुमिनस फॉर्म आ जाती है। 35 से 45% कार्बन कंटेंट होता है, जनरली यूज फॉर द पावर जनरेशन। फिर आपको जो देखने को मिलता है वो होता है बिटुमिनस हीट, जब आपका हीट वगैरह भी लगने लग जाती है प्रेशर के साथ, तो 34 to 86% आपका कार्बन कंटेंट होता है, वाइडली यूज फॉर द पावर जनरेशन एंड इन द स्टील एंड द आयरन इंडस्ट्रीज। फिर आता है कुकिंग कोल इज हीटेड इन द एयर कंडीशन टू प्रोड्यूस द कोक, हार्ड पोरस फ्यूल फॉर द स्टील मेकिंग। याद रखना, स्टील को बनाने के लिए आपका कोक का इस्तेमाल किया जाता है, जो बिटुमिनस कोल से बनता है। कोक क्या होता है कि आपका एनरोबिक कंडीशन में देखने को मिलता है, जब आपकी क्या होती है ऑक्सीजन अपसेंट होती है, तब जब गर्म किया जाता है कोल को, तब वो कोक में बदल जाता है। पर याद रखना O2 क्या होती है? अपसेंट होती है। उसके बाद टाइम जब बहुत ज़्यादा बीत जाता है, तो आपका क्या एंथ्रासाइट में चेंज होता है। 86 to 97% कार्बन कंटेंट होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट में आपका यूज होता है। तो अगर लिग्नाइट से एंथ्रासाइट की तरफ जाएंगे तो आपका क्या हो रहा है? हीट एंड कार्बन कंटेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर एंथ्रासाइट से लिग्नाइट की तरफ जाएंगे तो आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? उसके अंदर ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट उतना ज़्यादा धुआं छोड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टील बॉल फ्लोट ऑन द मरकरी बिकॉज, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि मरकरी की जो आपकी डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है किसके मुकाबले? स्टील के मुकाबले। तो आंसर बनेगा द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज हायर देन द स्टील। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टील की, तो स्टील बॉल फ्लोट ऑन द मरकरी बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज हायर देन दैट ऑफ द स्टील। अब स्टील की डेंसिटी कितनी थी? 8.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वहीं मरकरी की अगर बात करूँ, सिंबल Hg है, एटॉमिक नंबर 80 है, और एटॉमिक मास लगभग 200.59 यूनिट है। डेंसिटी देखेंगे तो कितना आपका 13.6 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने याद करना है कि देखो स्टील का आपका 88.05 है, जबकि मरकरी कितना 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये ज़्यादा है, इसलिए मरकरी में स्टील बॉल की वजह तैर जाती है। आयरन की बात करेंगे तो 7.87 होता है ग्राम पर सेंट, तो ये भी आपका तैर सकता है। एज वी सी द डेंसिटी ऑफ द स्टील इज लेस देन द मरकरी, हैंस इट फ्लोट ऑन द मरकरी। द ओर ऑफ द मरकरी इज सिनेबार। याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि मरकरी की ओर कौन सी, तो है सिनेबार, इससे निकाला जाता है। ओर होती है जो आपका इम्प्योर फॉर्म में पाई जाती है। मरकरी इम्प्योर फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, उसे फिर क्या किया जाता है? एनरिच किया जाता है, फिर जाके उससे मरकरी निकाली जाती है, तो उसकी कौन है? सिनेबार, Hgs। उसके अलावा आपका कैलोमेंट भी है, Hg2Cl2। मरकरी इज केप्ट इन द आयरन पॉट। याद रखना, मरकरी किसके अंदर रखा जाता है? आयरन पॉट, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म अ अम्लगम विद आयरन। याद रखना,
कि मरकरी किसी भी मेटल्स के साथ क्या मिलकर क्या बनाती है, अमलगम बनाती है, पर आयरन के साथ वो फॉर्म्ड नहीं होती, मतलब मिक्स नहीं होती। मरकरी थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय द फ़ारेनहाइट। ठीक है, मरकरी टेम्परेचर कहाँ तक यूज़ किया जाता था, -39 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका एल्कोहल मीटर आपको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट चलता है मेजर कंपोनेंट तो पायरेक्स ग्लास। इसे पायरेक्स को बोरेक्स ग्लास भी बोला जाता है। तो बोरेक्स देगा नहीं, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला दे देगा नीचे तो फटाक से पकड़ लोगे B2O3। बात समझ में आ गई। ये नॉन ब्रेकेबल आपका ग्लास होता है, खासकर जो आपके बीकर वगैरह होते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि प्लास्टिक मिक्स है, तो वो होता है आपका। तो लिखा हुआ है ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑब्टेन्ड व्हेन द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द हाईली विस्कस सिलिकेट्स अपॉन द मॉडरेटली रैपिड कूलिंग सॉल्डिफाइज टू एन amorphous rigid body without the crystallization. It is essential super cooled liquid. Different types of the glasses, soda glass, pyrex glass and Gina glass. ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके। पायरेक्स ग्लास की अगर बात करें, पायरेक्स ग्लास इज द बोरोसिलिकेट ग्लास। कैसा होता है आपका, बोरोसिलिकेट या बोरेक्स ग्लास आपने याद रखना है। विच कंटेन द B2O3 एज इट्स मेजर इंग्रेडिएंट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजिंग टुगेदर क्वार्ट्ज एंड सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड बोरिक ऑक्साइड. It has a very low coefficient of the thermal expansion and is able to withstand large temperature changes. It is used for making the laboratory glassware and the cookware that can be heated to high temperature. ठीक है ना। तो क्या बनाया जाता है भाई, ग्लासवेयर और कुकवेयर बनाए जाते हैं जिन्हें काफ़ी टाइम बोल सकते हैं, काफ़ी हीट या काफ़ी टेम्परेचर पे गर्म किया जा सकता है। तो ये था आपका पायरेक्स ग्लास या बोरेक्स ग्लास बोलते हैं। सोडा ग्लास जो होते हैं नॉर्मल ग्लास होते हैं जिनमें चाय वगैरह पी जाती है, ये क्या होते हैं आपके टूट जाते हैं आसानी से। ठीक है ना। अच्छा, ये होता है आपका जीना ग्लास, थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज फॉर द सॉफ्टनिंग द हार्ट वाटर। तो ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, और जब इसके साथ 10H2O मिल जाता है, हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, तो ये बना देता है आपका क्या, सोडियम, मतलब आपका क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा। तो आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट, और 10H2 हो जाता है आपका, तो ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं NaH, तो इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है आपका बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे बोलते हैं आपका बेकिंग सोडा। NaOH होता है कास्टिक सोडा। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं। द सोडियम कंपाउंड यूज फॉर द सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। याद रखना, क्योंकि सॉफ्ट ये क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, जिसमें अच्छे से कपड़े धोए जा सकते हैं। वॉशिंग सोडा और द सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। वॉशिंग सोडा हैज अ केमिकल फार्मूला Na2CO3 10H2O। तो याद रखना आपने वॉशिंग सोडा का फार्मूला और कंपाउंड कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट्स के होते हैं। इट्स बाइंड कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स इन द वाटर। वाटर कैन बी सॉफ्टन बाय द एडिंग द सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बाई और by passing the water through the ion exchange column. For large scale municipal operation, a process known as the lime soda process is used to remove the calcium 2 positive and the magnesium 2 positive from the water supply. यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या किया जाता है आपका, कि जब आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आयंस को अलग किया जाता है आपका, किनको, सोडियम आयंस को, और उनको चेंज किया जाता है कैल्शियम आयन के साथ, ताकि पानी को कैसा बनाया जा सके, सॉफ्ट किया जा सके। तो लिखा हुआ है व्हेन हार्ड टैप वाटर पासेस थ्रू द आयन एक्सचेंजर, ठीक है ना, जो डाइपोल कंडीशन में बदल देता है। लेफ्ट द कैल्शियम आयंस फ्रॉम द टैप वाटर, वो क्या करता है, कैल्शियम आयन को लेफ्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है टैप वाटर। रिप्लेस द सोडियम आयंस, और उनको किसकी जगह बदल देता है, सोडियम आयंस की जगह। द आयन एक्सचेंजर द सॉफ्टन्ड वाटर कंटेनिंग द सोडियम आयंस। उससे होता है क्या कि जब वो सोडियम आयंस को रख देता है अपने पास, ये देख लीजिए यहाँ पे सोडियम आयंस, ये देख लीजिए सोडियम आयंस को किनारे फेंक के कैल्शियम निकाल के और बाकी सोडियम को क्या कर देता है, लेफ्ट कर देता है। तो जैसे सोडियम आयंस उसके अंदर आ जाते हैं और कैल्शियम आयन को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाउस होल्ड यूज़ में आपका हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर पा सकते हैं। अच्छा, Na2SO4 इसे सल्फेट बोलते हैं, सोडियम सल्फेट है। तो Na2SO4 इसका आपका क्या बोल सकते हैं, वो फार्मूला है, सॉल्युबल होता है वाटर में। NaOH को बोलते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका IUPAC नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्सीडाइनाइड। ये सॉल्युबल होता है वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल में। NaHCO3 जैसे बोलते हैं आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ऑफ द सोडा। तो याद रखना आप, और वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। चल नेक्स्ट चलते हैं, एट वट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज द हाइस्ट। ये होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो लिखा एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज द हाइस्ट, द वॉल्यूम द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द वाटर सिंक्स इन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी कारण है कि आपकी जो मछलियाँ होती हैं किसमें, पॉन्ड्स में, जहाँ पे बाहर से तो बर्फ जम जाती है पर अंदर मछलियाँ जिंदा रहती हैं। उसका रीज़न ये है कि अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गिर सकता है। उसके बाद आपका जो मॉलिक्यूलर ट्रांसफर देखने को मिलता है वो मिलता नहीं है। And the speed of the molecular motion slows. As a result, the density steadily rises when it liquid
state the density reaches the limit at the 4 degree centigrade. Water molecules begin inhibit the crystal structure below the 4 degrees Celsius, and when they enter the solid state, their distance from the one another increase. As a result, as the temperature drops below the 4 degree centigrade, the volume increases marginally while the density decreases. चलो तो क्या लिखा, देखो ये पढ़ लेना कि Celsius the volume increases when the density is decreases. तो ये कंडीशन होती है, जैसे समर कंडीशन होती है तो ऊपर का टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है, पर पानी के अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बना रहता है नीचे का। वैसे आपका विंटर कंडीशन होता है कि आपकी जो लेयर होती है ऊपर वो तो बर्फ़ की बन जाती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाती है, पर जो इनर वाटर होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या होता है, स्टेबल्ड होता है। विनेगर इज अ केमिकल नोन एज, तो इसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, CH3COH। फॉर्मिक एसिड होता है आपका HCOH, ये आपका जो आर्टिस्टिंग होता है ना, मतलब जो चींटी का डंक होता है उसमें देखने को मिलता है। टॉर्टरिक एसिड टैमरिन में होती है, मतलब जो आपकी इमली होती है या फिर आपकी जो कौन से ग्रेप्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द विनेगर इन द एसिटिक एसिड, इट इज टेकन द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स अदर नेम इज द हाइड्रोजन एसिटेट एंड द मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इट केमिकल फॉर्म द C2H4O2 या आपको बोल सकते हैं CH3COH भी बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बोथ द सिंथेटिकली एंड बाय द बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। कॉमन नेम ऑफ द सम ऑफ द केमिकल आर फॉलो, तो एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे आपका बोलते हैं मशीनरी क्लीनर में यूज होता है। लैक्टिक एसिड आपका मिल्क एसिड है। मैग्नीशियम सिलिकेट टैल्को बोलते हैं। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन को बोलते हैं जो आपकी सर दर्द की दवा होती है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का। बोरिक एसिड जो आपका यूज होता है वो आंट किलर के लिए होता है। बोरिक एसिड आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे क्या होते हैं कीड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस, ये आप याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ऑर्डरलेस कलरलेस गैस इन दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन द ऑक्सीजन, सो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज स्प्रेड ऑन द फायर इट सिंक्स अंडर द ऑक्सीजन। अब क्योंकि ये डेंस होती है तो क्या करती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस सकती है और उसको क्या कर सकती है, सिंक कर सकती है, नीचे दबा सकती है, सेपरेटिंग द फायर फ्रॉम द ऑक्सीजन। उससे क्या होगा कि आपकी फायर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन से अलग हो जाएगी। This prevents the fire to catch up. A fire extinguisher is an active fire protection device used to control of the extinguish fires. The two types of the dry chemical extinguisher include one that contains the ordinary sodium potassium bicarbonate uses urea, potassium bicarbonate and the potassium chloride based agents. Oxygen allows the combustion, hence it can never be included as a फायर एक्सटिंग्विशर। अरे ऑक्सीजन तो क्या करता है, आग लगाने में काम आता है। कंबंशन रिएक्शन में मैंने बताया था ऑक्सीजन जब आपकी डाली जाती है तो बाहर के निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, बताया था ना आपको। चलो तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का ये ख़त्म होता है टॉपिक, ठीक है ना। कोशिश होगी मेरी, गारंटी नहीं दे सकता कि मैं पेपर कराऊँ अब। कोशिश होगी कि अगर मुझे अच्छा पेपर मिलता है कोई भी 100 नंबर का तो मैं ज़रूर कराऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि पेपर के लिए मान के चलिए आपके 7-8 दिन ही रह रखे हैं आप, ठीक है। तो इस वीडियो को जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं हमारे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको बेल आइकन प्रेस करनी होगी और उसके बाद आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा, जिससे जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। फिर से एक बार बता दूँ कि अगर यूट्यूब से आप नोटिफाई नहीं होते हैं तो दूसरी चीज़ है कि इस जो लिंक होगा मैं वो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और साथ ही साथ अपने फेसबुक जो पेज है कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से, उस पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप नोटिफाई हो सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अच्छे क्वेश्चन अगर मुझे मिले, मुझे टाइम लगा तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो डाल दूंगा, वरना आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट की बुक, आप ज़्यादा आप ये मत देखिए, वीडियो वगैरह देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लूसेंट की बुक पकड़िए। ज़्यादा सिलेबस के चक्कर में कि सिलेबस में क्या पूछा जाए, लूसेंट की बुक पकड़िए, उसमें लगभग आपको मेनली मैं बोल सकता हूँ कम से कम 1000 से 2000 के आसपास आपको तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, इन तीनों को मिला के लगभग 1000 से 2000 के आसपास आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। 1000 के आसपास तो होंगे, 1000 से 2000 के बीच में ही होंगे। तो यहाँ से आप क्या करने लग जाइए, अब रिवीजन मारिए बस अब आप अपना, ठीक है ना। लूसेंट की बुक काफ़ी होगी आपके लिए, और वीडियोज़ को जो था वो टॉपिक को समझना था आपने, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के साथ ही। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।